स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, उसमें एक कंसेप्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर की, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आज हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एक्सेलरेशन को कहते हैं द rate of change of velocity, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके आगे मैं ऐड कर सकता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार वेलोसिटी का चेंज होना। देखिए दोस्तों, वेलोसिटी को हमने क्या देखा था? वेलोसिटी का मतलब हमने देखा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसी डिस्प्लेसमेंट या फिर इसी वेलोसिटी का टाइम के हिसाब से चेंज होना, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं फर्दर डिस्कस करना चाहूं तो एक्सेलरेशन आप सिंपली ये समझ सकते हो कि किसी भी चीज को धक्का देना या फिर उसे स्पीड में लाना, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं कहूं तो एक्सेलरेशन कहते वक्त आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है या फिर कौन सी कंसेप्ट ध्यान में आती है? तो गाड़ी का एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेट करने के बाद गाड़ी स्पीड में आती है। तो एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है दोस्तों। एक्सेलरेशन मीन स्पीड अप। क्या होता है? स्पीड अप। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करना या फिर उसकी स्पीड बढ़ाना, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने देखा कि स्पीड और डायरेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? वेलोसिटी के। किसके? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी की चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है। इसका ये एक सिंपल कंसेप्ट है। मैं आपको एक रिलेट करा रहा हूं कि ये कंसेप्ट यहां से या ये कंसेप्ट यहां से कैसे रिलेट है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए, एक्सेलरेशन के अंदर मेरे को एक बात बतानी है आपको कि कोई भी चीज अगर एक्सेलरेशन में हो तो उसके मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। उसके मोशन को जब एक्सेलरेटेड मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस करते वक्त आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो आप किसे डिस्कस करोगे, मतलब आप कैसे बताओगे कि इस चीज को चेंज कहते हैं? यूं मान लीजिए कि आपने मुझसे 100 रुपए लिए। कितने रुपए लिए? 100 रुपए। और आपने मुझे रिटर्न किए 50 रुपए। कितने पैसे मुझे रिटर्न किए? 15 रुपीज। तो मेरे को एक बात बताइए कि आप डिस्कस कैसे करोगे कि इसमें चेंज कितना बाकी है? आप क्या करोगे? बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से माइनस करोगे और उसका जो आंसर आएगा वो आपका चेंज होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन की कांसेप्ट भी वही है। एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला डिस्कस करूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एक्सेलरेशन को एक्चुअली डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में होने वाला चेंज आप कैसे डिस्कस करोगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज कैसे डिस्कस करोगे कि पहले जो चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में बाद में जो चेंज हुआ, तो जो बीच का चेंज रहेगा उसे हम चेंज कहते हैं। तो फाइनल चेंज यानी कि फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी। देखिए, फाइनल वेलोसिटी यानी कि क्या होता है कि अगर कोई एग्जांपल लो तो देखिए, मैं अगर एग्जांपल लेता हूं बॉल थ्रो की। सपोज एक काम कीजिए, बटलर ने बॉल, आप क्रिकेट तो देखते होंगे, तो बटलर ने बॉल मारा, बॉल गया जडेजा के हाथ में। तो जडेजा ने बॉल को थ्रो किया। क्या किया? थ्रो किया। तो थ्रो किया उसका मतलब उसने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जहां से जडेजा ने बॉल थ्रो किया वहां से ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में आने के बाद धोनी के ग्लव्स में चला गया। वो अब यहां से जहां से जडेजा ने थ्रो किया, ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। धोनी के हाथ पे जाने के बाद वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो आप इन दोनों वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालोगे कि फाइनल वेलोसिटी के अंदर से जो इनिशियल वेलोसिटी जब मैं माइनस करूंगा तब मेरे को फाइनल चेंज दिखाई देगा। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी से जब हम इनिशियल वेलोसिटी, जो कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है, अगर वो माइनस करें तब हमें क्या मिलता है? चेंज दिखाई मिलता है। किसका? वेलोसिटी का। और इसे डिवाइड करते हैं टाइम से, एज कंपेयर टू टाइम, तब हमें पता चलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू थी एक्सेलरेशन की।
तो इतना सिंपल है एसेलरेशन। एसेलरेशन कुछ बहुत ही बड़ी कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, एसेलरेशन एक सिंपल कंसेप्ट है। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी में होने वाला चेंज एज पर यूनिट टाइम, तो उसे हम एसेलरेशन कहते हैं। तो जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वैसे ही मेरे हिसाब से मेरे यहाँ एसेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एसेलरेशन, and the second one is non-uniform acceleration. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत ही बड़ी कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही चुटकी सी कंसेप्ट है। देखिए पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा। यूनिफॉर्म मोशन क्या देखा हमने कि इक्वल डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें भी क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट change equal amount of velocity, changes equal amount of velocity per unit time, मतलब टाइम इंटरवल के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट अनइक्वल अमाउंट वेलोसिटी चेंज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, यानी कि ठराविक टाइम पीरियड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है, यानी कि आपने इसका एग्जांपल देखा होगा कि वाटर पार्क में कुछ रोलर कोस्टर्स होते हैं यू इस तरह से। तो यहां से अगर कोई भी चीज अगर मैं ड्रॉप करता हूं नीचे की तरफ तो साहजिक है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। फिर से वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जिस वक्त उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है उस वक्त वो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, पर उसका एक्सेलरेशन इक्वल है क्या हर एक टाइम इंटरवल में। अगर मैं कहूँ इतने पार्ट को कवर करने के लिए उसे 10 सेकंड लग रहे हैं, इतने पार्ट को करने के लिए उसे 10 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक उसे 10 सेकंड लग रहे हैं, फिर से यहाँ से यहाँ तक उसे 10 सेकंड लग रहे हैं। तो इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी सेम है नहीं सेम है, इस वजह से उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और वही अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो उतने ही सेकंड्स में उतने ही टाइम इंटरवल में उसकी एक्सेलरेशन सेम होगी, उसकी वेलोसिटी सेम होगी। इस वजह से हम इस चीज को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन देखते वक्त हमें कुछ पहलुओं के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन देखते वक्त हमें कुछ पहलुओं के बारे में बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, जो कि मैंने पहले डिस्कस की। तो फाइनल वेलोसिटी जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे तो उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो डिनोट की जाती है स्मॉल u से। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है, स्मॉल v से। इनिशियल वेलोसिटी डिनोट की जाती है स्मॉल u से। तो देखिए दोस्तों कि कुछ एक्सेलरेशन के अंदर कुछ की कांसेप्ट्स होती है। तो न्यूमेरिकल पूछते वक्त आपको अगर कोई न्यूमेरिकल पूछते वक्त क्वेश्चन में ये दिखे कि अगर न्यूमेरिकल में आपको ये पूछे कि या फिर बताया गया हो कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है, कहां पर है, इनिशियली एट रेस्ट, तो उस वक्त आपको ये समझना पड़ेगा कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो कि u से रिप्रेजेंट की जाती है वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड कैसे आया, वेलोसिटी किस में कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में। टाइम का यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो m के सिस्टम में लिखे तो मीटर पर सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनली कम एट रेस्ट,
मतलब वेलोसिटी में होने वक्त जब वो फाइनली एक स्टेज पर पहुंचेगा या फिर फाइनली उस स्टेज पर आएगा, तो फाइनली वो आने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? रेस्ट में। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपकी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी विल बी, जो कि डिनोट करते हैं स्मॉल v से, वो हो जाए 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपके पूछे कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली रेस्ट पे, इसका मतलब आपको सीधा सीधा बताया गया है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और आपका अगर क्वेश्चन में ये भी बताया गया हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो फाइनली रीच होने के बाद रेस्ट पे चला जाता है, तो इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो कि क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन डिस्कस करते वक्त हमने एक्सेलरेशन को डिनोट किससे किया था? a। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? चेंज इन वेलोसिटी एज पर यूनिट ऑफ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या बताया था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ की कुछ की कॉन्सेप्ट्स होती है कि एक्सेलरेशन को 3 टाइप में गिना जाता है। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड टाइप होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और थर्ड टाइप होता है जीरो एक्सेलरेशन। तो देखिए दोस्तों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विल इंक्रीज, क्या होगी? इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then it will be in positive acceleration motion। अब ये कहाँ पॉसिबल है? देखिए, आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब एरोप्लेन फ्लाइट के लिए रेडी होता है तो वो एक रनवे पर होता है। क्या होता है? रनवे पर होता है। तो रनवे पर होते वक्त उसे यहां से रनवे से आसमान की तरफ जाना होता है। कहां जाना होता है? आसमान की तरफ। बहुत ही कॉमन चीज है कि जब वो आसमान की तरफ उड़ना चाहेगा तो आसमान की तरफ उड़ते वक्त वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और जब वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब उस कंडीशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, क्या हो रही है? कम हो रही है। इज डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसे कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की कंडीशन अगर मैं एरोप्लेन की ही लूं, तो अगर जब एरोप्लेन की डायग्राम तो मुझे कुछ आती नहीं है, पर क्यों इस तरह से समझ लीजिए कि ये एरोप्लेन है। ठीक है, जब एरोप्लेन लैंड करना चाहेगा, लैंड करते वक्त उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। जब एरोप्लेन अपनी स्पीड कम कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? अपनी वेलोसिटी भी कम कर रहा है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर डिक्रीज होगी। और वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा। ठीक है, अब जीरो एक्सेलरेशन आप ही बताइए, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी नॉट चेंज। अभी वेलोसिटी नॉट चेंज अगर मैं एरोप्लेन की कंडीशन में रखूं तो वही कंडीशन है। अगर आसमान में जब एरोप्लेन उड़ेगा तब वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे एक सर्टेन अमाउंट पर उतनी वेलोसिटी सेट करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो उस लेयर पर फ्लाई कर सके। कमर्शियल फ्लाइट जो होती है वो एक पर्टिकुलर हाइट पर फ्लाई करती है। तब जब उसे पर्टिकुलर हाइट पर फ्लाई करना पड़ता है तो उसे वो वेलोसिटी फिक्स रखनी पड़ती है। अगर वो वेलोसिटी कम करेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करेगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करेगा तो अपनी लेयर मतलब वो छोड़ देगा, अपनी लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन शो करेगा तो वो नीचे चला जाएगा। तब उसे क्या करना पड़ता है कि वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करनी पड़ती या फिर इंक्रीज भी नहीं करनी पड़ती, उसे विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी दे शो जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 3 कंडीशन। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपने एक्सेलरेशन की पूरी स्टोरी देख ली है कि क्या क्या कहते हैं। तो आप देखिए इस चैप्टर की सबसे बड़े बड़े की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ।
जो कि चैप्टर पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। कि पहले आपने बताया, ये लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी जो होती है उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल v से। इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी जो डिनोट की जाती है स्मॉल u से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो डिनोट किया जाता है स्मॉल a से। टाइम, ये फॉर्मूला की बातें हैं, टाइम डिनोट किया जाता है स्मॉल t से। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिनोट किया जाता है स्मॉल s से। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बताता हूँ। इन सारी कंडीशंस को, इन सारी थ्योरीज को न्यूटन जी ने स्टडी किया और उन्होंने कुछ इक्वेशन बनाए जो कि लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे 3 इक्वेशन दिए जो कि लीनियर मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर पाते हैं। तो उन इक्वेशन का उन्होंने नाम रखा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन अगर न्यूटन जी का देखें तो इसके बारे में अगर मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बता दूं, तो डिस्कवर बाय न्यूटन, डिस्कवर बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन जी ने ये इक्वेशन डिस्कवर किए। तो पहला जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसे पढ़ना चाहे तो आप ऐसे सिंपली लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये जो होता है फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये इक्वेशन रिलेशनशिप मतलब एक रिलेशन शो करता है किसके चीज का, वेलोसिटी और टाइम का। शो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो ये शो करता है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन शो करता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और ये जो इक्वेशन है ये शो करता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो अगर इसे ध्यान में रखना चाहे तो बहुत सारे सिनोन या फिर बहुत सारे क्या बोलते हैं पोएम स्टाइल जो होता है ना वो याद करने के तरीके तो मौजूद है, पर मैं सजेस्ट करूंगा मत कीजिए, वैसा कुछ मत कीजिए। इसको 10 बार रटिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 10 बार रटने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये पार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। तो अगर आपने पोएम रटी या फिर कुछ भी पोएम बताते पता है आपको, वी मेरे घर में आटा, वो क्या कुछ भी, मतलब तुम्हारे घर में आटा, ऐसा कुछ भी नहीं पोएम बताते। अगर ऐसी कोई भी पोएम अगर आप ध्यान में रखोगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे, मेरे घर में आटा, तेरे घर में आटा। नहीं दोस्तों, तो क्या कीजिए, इसे चुपचाप से इसे लिखिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, जो कि ये इक्वेशन आपके लिए सिर्फ रटने के लिए नहीं है। 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें से लगभग 25% क्वेश्चंस इन 3 इक्वेशंस पर बनते हैं। इसके आगे फ्री फॉल की कंडीशन लगती है, न्यूटन के फ्री फॉल की कंडीशन लगने के बाद बहुत सारे इक्वेशन इससे सॉल्व होते हैं। आपको फिजिक्स अगर नीट में अगर इंटरेस्ट है या फिर JEE में अगर इंटरेस्ट है तो इस फॉर्मूला की मदद से आप बहुत सारे इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो इस वजह से ये फॉर्मूला जो है ना वो अच्छे से ध्यान में रखिए, लर्न कीजिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, कि कभी आपको नींद से भी अगर जगा कर पूछे कि इक्वेशन बताओ तो आपको बताने आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन हो गए न्यूटन जी ने डिस्कवर किए थे। आगे हम न्यूटन जी के लॉ देखेंगे। आज का वीडियो इतना ही है। आई होप मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मेरी थोड़ी जो तबीयत है थोड़ी डाउन है, इस वजह से मुझे अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करनी नहीं जमी, तो बट आई विल ट्राई। रिकवर होने के बाद मैं अच्छे तरीके से और भी वीडियो बनाऊंगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आपको आज की कुछ बात बताना चाहूँ तो मुझे आज रियलाइज हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जिस स्टेज पर आप है उस स्टेज पर मेहनत करना सीख लीजिए। क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज पर मैं हूँ, तो मैं जिस स्टेज पर हूँ उस स्टेज पर मेहनत करना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
पूरी आदत जो होती है मेहनत करने की वो छूट जाती है। और आप ऐसा लगता है ना, जाने दो भाई, मेहनत कर लेंगे, कुछ तो भी कर लेंगे, 10-20 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, अच्छे से रहेंगे। बट दोस्तों अगर कुछ पाना है ना, आप तो अभी से लेना शुरू कर दो, अभी से काम करना शुरू कर दो, फोकस रहो अपनी पढ़ाई में, अच्छी तरीके से काम करो, मोटिवेटेड रहो। अगर नहीं मोटिवेटेड हो रहा तो कुछ पढ़ो, आप धार्मिक काम करो। अगर आप हिंदू हो तो बजरंग बाण पढ़ो, मुसलमान हो तो कुरान पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, या फिर डिवोशनल बन जाओ, थोड़ा डिवोशनल बन जाओ, यानी कि मोटिवेशन लो और भगवान पर भरोसा रखो कि सब कुछ अच्छा होगा। मैं ये खुद के लिए तसल्ली दे रहा हूँ कि आपको भी कुछ इसमें से सीखने को मिले। बट ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और स्वराज्य चैनल स्वराज्य क्लासेस को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद।